Good afternoon, guys. So let's start our new journey of engineering mathematics. Okay. So guys, अगर हम गेट की बात करें तो सिंस 2021 इसी साल से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 15 की जगह पे 13 मार्क्स का हो चुका है. 13 मार्क्स, राइट? बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट 13 मार्क्स along with general aptitude of 15 marks. Combined we get 28 marks out of 100. Okay, 13 मार्क का मैथ्स और 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड. नाउ गाइस, इफ वी टॉक अबाउट दिस, देयर इज नो अदर सब्जेक्ट इन मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस जहां पे कोई सिंगल सब्जेक्ट हमको इतने ज्यादा मार्क्स दे सकता है. ओके, तो वेटेज वाइज अगर देखें तो दीज टू आर द बिगेस्ट सब्जेक्ट्स. ओके, और उससे भी एक स्टेप आगे जाके देखें तो ये दो ऐसे सब्जेक्ट है, अगर कोई आपके कोर ब्रांच का कोई सब्जेक्ट है जो कि 10 मार्क्स का है, ओके, सम टेक्निकल सब्जेक्ट इज ऑफ 10 मार्क्स इन गेट, तो ये सब्जेक्ट करने के लिए अगर आपको एक्स अमाउंट ऑफ एफर्ट इज रिक्वायर्ड, अगर मुझे समझ लो कि कुल मिला के लेक्चर्स, प्रैक्टिस, एग्जाम्स सब कुछ मिला के अगर 2 महीने या 1 महीना, लेट अस से आई हैव टू कंप्लीटली गिव 1 मंथ टू दिस सब्जेक्ट, तो उसके कंपेयर में ये 13 मार्क्स और ये 15 मार्क्स इससे नियरली 1/3 या 1/4 हार्डवर्क में आप सिक्योर कर सकते हो. दिस वुड रिक्वायर्ड 1/3 या फिर 1/4 अमाउंट ऑफ हार्डवर्क compared to any technical subjects, right? तो दो चीजों की वजह से these two are the most important subjects. One thing will be सबसे ज्यादा मार्क्स, second thing will be कम हार्डवर्क में ज्यादा मार्क्स. Okay, so these two subjects will pay you off maximum. That is one thing. और गाइस, कई बार क्या होता है कि स्कूल में, बचपन में जब ये पर्टिकुलर टॉपिक मुझे पढ़ाया गया, जैसे कि मैथ्स की बात करें, अलग अलग स्टैंडर्ड में हम लोग अलग अलग टॉपिक्स मैथ्स के पढ़ते थे, राइट? तो कभी अगर मुझे ठीक से समझ में नहीं आया वो टाइम पे, या फिर मुझे समझाया नहीं गया, या फिर देयर वाज सम रीजन दैट आई वाज अनएबल टू अटेंड इट प्रॉपरली, तो उस वजह से वो हमारा एक कम पसंदीदा टॉपिक बन जाता है, विच इज नॉट वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ. वो टॉपिक हमको डिफिकल्ट लगने लगता है, वो टॉपिक में ऐसा होने लगता है कि यार दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्डवर्क, और उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं. ओके, गेट में हमें मैथ्स और एप्टीट्यूड में कुछ भी छोड़ना नहीं है. चाहे आपको कोई टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है तो भी यहाँ पे वो बहुत इजीली होने वाला है. ओके, सो व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड्स इज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो. ओके, कुछ मुझे मैथ्स के बारे में पहले से पता है या नहीं पता है, फर्क नहीं पड़ता है. ओके, बट अगर जो भी नहीं पता है वो सब कुछ यहाँ पे कंप्लीटली सिक्योर करके मुझे आगे बढ़ना है. एवरीबॉडी, सो विल स्टार्ट विथ मैथ्स गाइस, विल स्टार्ट विथ इंजीनियरिंग मैथ्स. तो क्या लगता है, इंसान के लाइफ में अगर हम हिस्टोरिक टाइम्स में चले जाए, व्हेन देयर वाज केओमैन, ओके, जब टेक्नोलॉजी नाम का कोई वर्ड ही नहीं था, वो टाइम पे मैथ्स कहां से आया होगा? इंसान के जीवन में मैथ्स कहां से आया? What would it have been? We can easily assume कि शुरुआत हुई होगी like for counting things. Okay, suppose कोई person, some person is going to catch some animal or going to gather some fruits, वहां से शुरू हुआ होगा, राइट? तो काउंट समथिंग 1 2 3 4 5, यहां से नंबर्स की शुरुआत हुई होगी. ओके, और यहां से धीरे धीरे हमारे पास आया एल्जेब्रा, विच वुड बी प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन. ओके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें जो है दीज आर फ्रॉम एल्जेब्रा. ओके, तो एक तरफ दीज थिंग्स वर डेवलप्ड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो. ऑब्वियसली 2 + 2 = 4, ये तो कब का हो चुका होगा, राइट? बट आफ्टर दैट देयर वाज अ स्टैग्नेंट पीरियड कि इससे आगे मैथ्स की किसी को जरूरत नहीं पड़ी,
या फिर इससे आगे क्या कर सकते हैं ये किसी ने सोचा नहीं, ठीक है। तो देयर वाज नो अरेबिक सिस्टम और 1 to 10 जो अभी हम लिखते हैं, ये सिस्टम तब नहीं था। अलग अलग कल्चर के हिसाब से देयर वाज डिफरेंट नंबर सिस्टम्स, जिसमें से सबसे पॉपुलर है रोमन सिस्टम, हम सबको बताया ना। 1, फिर डबल आई है तो 2, वी है तो 5, 10, 100 हम इस हिसाब से लिखते हैं। रोमन नंबर सिस्टम पता है सबको, एवरीबॉडी, राइट। तो रोमन नंबर सिस्टम में क्या था गाइस, 10, 100, 1000 इन सब के लिए देयर वाज अ पर्टिकुलर कैरेक्टर गिवन, ओके, कि ये लेटर लिखा इसका मतलब 1000, ये लेटर लिखा इसका मतलब 100, ओके। तो मुझे 11 लिखना है तो क्या, 10 और उसके बाद में 1, दिस विल बी 11, राइट। वी आर फेमिलियर विद दिस। तो ये सिस्टम की बहुत बड़ी लिमिटेशन थी, दैट all these systems could not deal with very large numbers, okay, all these systems could not deal with very large numbers। जैसे कि आपको बताऊं, there was a great emperor जूलियस सीजर, जुलाई मंथ जो होता है ना वो जूलियस सीजर, there was a king जूलियस सीजर उसके नाम पे। तो अगर जूलियस सीजर को अपनी इनकम या अपनी प्रॉपर्टी उसको नोट डाउन करना है तो उसको 48,000 टाइम्स m लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। अगर आज हम बात करें कि गवर्नमेंट अनाउंस्ड 1 लाख करोड़ पैकेज फॉर समथिंग फॉर वैक्सीनेशन, तो 1 लाख करोड़ उसको नंबर में लिखना वाज अ मॉन्स्ट्रस टास्क, क्योंकि हमारे पास वो सिस्टम नहीं था। एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस। तो यहाँ पे एल्जेब्रा स्टेगनेंट हो चुका था, एक लेवल पे आके एल्जेब्रा जो है उसका फर्दर डेवलपमेंट had become extremely slow, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था कि आगे कैसे बढ़ा जाए, राइट। उसके बाद एंट्री हुई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिमेंट की, और उसके बाद पूरा मैथ्स, और उसके मैथ्स के पीछे पीछे पूरा फिजिक्स, पूरा साइंस, एवरीथिंग चेंज्ड। व्हाट वाज दैट एलिमेंट? यस, दैट एलिमेंट वाज जीरो, ओके। In 12th century, Aryabhatta gave us zero and decimal system. Okay, zero as well as decimal system. तो ये जब मिला उसके बाद नंबर सिस्टम में पूरा चेंज आ गया। आफ्टर दैट एल्जेब्रा हैड अ लॉट ऑफ अदर स्टफ टू डू, बहुत कुछ डेवलप होने लगा, राइट। उसके बाद वी वेंट फॉर फैक्टराइजेशन एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। फिर एक चीज यहां पे आई 16th सेंचुरी में कि भैया इसका क्या किया जाए, ओके। तो वहां से एक नई ब्रांच निकली, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, विच वॉज डेवलप्ड बाय जेरोलेमो कार्डामो, 16th सेंचुरी की बात है। उसके बाद एल्जेब्रा से आगे बढ़ते गए। देन देयर वाज समथिंग कि जहां पे विद इन लास्ट फ्यू सेंचुरीज, लेट अस से जस्ट लास्ट कपल ऑफ सेंचुरीज, व्हाट हैपेंड वाज फिजिक्स जो है वो बहुत पुश करने लगा एल्जेब्रा को। कहीं पे भी मैथ्स हम क्यों यूज करते हैं एवरी टाइम, टू सॉल्व अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, उसके लिए वेरिएबल्स आएंगे, वेरिएबल के लिए वी विल बी यूजिंग मैथ्स, ओके। तो एक तो दो तरीके से मैथ्स इनको पुश करने लगा एल्जेब्रा को। एक हो गया कि माइक्रो लेवल प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, उनको कैसे सॉल्व किया जाए, ओके। खास करके जब इलेक्ट्रॉनिक्स पिक्चर में आने लगा तब बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। मैकेनिक्स में हम बहुत आगे बढ़े आफ्टर ग्रेविटी एंड एवरीथिंग एंड सो मेनी थिंग्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स जब पिक्चर में आने लगा उस टाइम पे वेरी स्मॉलर कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ी। और दूसरा एक था मल्टीपल वेरिएबल्स, जैसे कि आप सोचो इंडस्ट्रियल एज जब शुरू हुआ तो ऑटोमोबाइल इंजन, ऑटो इंजन एंड डीजल इंजन, मतलब पेट्रोल इंजन बाय रूडोल्फ ऑटो एंड निकोलस डीजल ने डीजल इंजन जो निकाला था। तो ये सारी चीजें जब होने लगी तो एक सिस्टम को मैथ्स के वेरिएबल्स के फॉर्म में अगर दिखाना है तो देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स नाउ, टेम्परेचर, स्पीड, एंगल, हीट, सो मेनी वेरिएबल्स वर देयर, राइट। तो अगर उसको लीनियर अलजेब्रा से सॉल्व करना है तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम, अगर मेरे पास 15 वेरिएबल्स है एक सिस्टम में, देन आई विल बी नीडिंग टू सॉल्व 15 लीनियर इक्वेशंस, which was very tedious, very hectic with help of algebra,
अगर मुझे ऐसा कुछ सॉल्व करना है तो आई कैन इजीली डू इट। मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं, एलिमिनेशन करके आई कैन यूज एनी ऑफ द नॉर्मल एल्जेब्रिक मेथड टू गेट अ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। दिस इज वेरी इजी। बट आप सोचो कि ऐसे एक्स वाई जैसे दो वेरिएबल है तो वी नीड टू इक्वेशंस। ऐसे ही अगर हमारे पास 15 वेरिएबल्स है तो वी विल बी नीडिंग 15 इक्वेशंस, व्हिच वाज वेरी हेक्टिक। तो वहां पे इसका सॉल्यूशन हमको दिया 1848 में सर जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर ने। सर जे सिल्वेस्टर वाज अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन जिन्होंने हमको दिया लीनियर एल्जेब्रा, जिसको हम बोलते हैं मैट्राइसिस। ओके, दिस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय सर जे सिल्वेस्टर इन 1848। ओके, और इसके ऊपर फिर जब कोई ऐसा पब्लिकेशन होता है तो उसके ऊपर पूरी सोसाइटी, पूरी साइंटिस्ट लोगों की, मैथमेटिशियंस की सोसाइटी जो है उसके ऊपर आगे बढ़ती है। तो आफ्टर दैट विद इन 8 years सर आर्थर केली 1856 में उन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और कंक्लूजन्स हमको दिए मैट्रिक्स के बारे में। ओके, सर आर्थर केली, हम लोग पढ़ते हैं ना केली हैमिल्टन थ्योरम, अगर आपको पता है, राइट। सो दिस इज व्हाट वाज डन इन लीनियर अलजेब्रा। और ये जो माइक्रो लेवल के प्रॉब्लम्स थे वहां से हमारे पास आया कैलकुलस। ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू वेरी स्मॉलर पीसेस और बाद में उसके ऊपर काम करेंगे, दैट इज अवर कैलकुलस। ओके, तो इंजीनियरिंग मैथ्स की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हमारे पास हो गई, लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस। ओके, सिमिलरली दिस कंसेप्ट अप्लाइड टू माइनस का अंडर रूट, दैट वाज होल अ डिफरेंट ब्रांच, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। ओके, जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा पैरेलली देयर वाज अ ब्रांच बीइंग डेवलप्ड जिसको नंबर सिस्टम से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, दैट वाज ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री, जहां पे पाई के आने से बहुत फर्क पड़ा था। ठीक है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री। एंड अनदर थिंग वी हैव इज स्टैटिस्टिक्स, which was greatly developed during World War II. इतने सारे सोल्जर्स, वेपन्स, वेरिएबल्स, फूड, लगेज, सिविलियंस, आप जो भी सोच लो, एवरीथिंग वाज मैसिव ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। तो उनके साथ डील करना, उनको मैनेज करना, उसके लिए स्टैटिस्टिक्स में बहुत नई नई चीजों का इन्वेंशन हुआ, कुछ पुरानी चीजों की डिस्कवरी हुई, राइट। तो ये सारी चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे। Alright, so this is the picture of engineering mathematics. उसमें से today we are going to start linear algebra, which is essentially matrices. एक मैट्रिक्स क्या होता है हम सबने देखा हुआ है, we are going to talk about that. So what is the primary application of matrices? So primary application of matrices is at solving system of linear equations with multiple variables. Solving system of linear equations with multiple variables. All right, so that is what we do with help of matrices. Okay, दूसरी चीजें जो मैट्रिक्स से हम लोग करते हैं, वी डील विथ वेक्टर एंड टेंसर क्वांटिटीज, और हम आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स का यूज करके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियर के बारे में पता करते हैं सिस्टम के। ओके, ऑल ऑफ दिस विल बी डिस्कसिंग। तो मैट्रिक्स में से गेट में आपकी ब्रांच के अंदर मिनिमम 2 मार्क्स, मैक्सिमम 3 मार्क्स आर गोइंग टू बी आस्क्ड। मैट्रिक्स में से, लीनियर अलजेब्रा में से गेट में आपके लिए आने वाले हैं कम से कम 2 मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स। ओके, और इसमें 4 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैट्रिक्स में से। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन डेफिनेशंस, कि भैया ट्रांसपोज मैट्रिक्स इनवर्स करना पूछ लिया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछ ली, सिंगुलर मैट्रिक्स या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिया। ऑल दीज आर बेस्ड ऑन डेफिनेशंस। ओके, टाइप 1। टाइप 2, रैंक एंड नलिटी, ये मैट्रिक्स का रैंक कितना है, उसकी नल स्पेस या नलिटी कितनी है, ये पूछा जाता है। टाइप 3, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसके अंदर हम लोग लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन पूछ लिया जाता है, या फिर आपको पता है गॉसियन एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन, रो एक्लोन फॉर्म एंड रिड्यूस रो एक्लोन फॉर्म, ये पूछा जाता है, ये भी हम लोग देखेंगे। एंड फोर्थ वन इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, इनके ऊपर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दीज 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस
4 types of things are asked from matrices. We are going to discuss all of them one by one. So we'll start with the simple most thing, that is definitions. Okay. सिंपल वर्ड्स में अगर मुझे बोलना है कि व्हाट इज अ मैट्रिक्स, तो मैं क्या लिखूंगा? सो व्हाट आई वुड say is correct is set नहीं बोल सकते. It is not a set of numbers. It is not a collection. Okay. A matrix can be defined as a tabular arrangement of numbers. It is an arrangement. It is a representation of numbers. Okay. अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है 2x plus 3y equals to 4, तो मैट्रिक्स में मैं 2, 3, 4 ऐसा लिखता हूँ. So that is a representation. That is an arrangement. कौन सी अरेंजमेंट, कैसी अरेंजमेंट? Tabular arrangement in rows and columns. Okay, so matrix can be defined as a tabular arrangement of numbers. Alright, हम सबको पता है guys, any matrix usually is denoted by capital letter. Okay, and it will be given by square bracket or curved bracket or simple bracket. Okay, but bracket करना बहुत जरूरी है. Alright, और जो एलिमेंट्स है उनको बोला जाता है एलिमेंट नंबर समथिंग समथिंग. सो व्हाट इज आई एंड व्हाट इज जे? एलिमेंट नंबर 1 मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. आई इज रो एंड जे इज कॉलम. ओके. स्मॉल ए, अगर कैपिटल ए से मैंने मैट्रिक्स दिखाया है, देन द यूजुअल नोटेशन इज स्मॉल ए आई जे विल बी द element of the matrix. Everybody gets this, right? Now अगर हम बात करें तो matrix basically can be divided into 2 types, square matrix and non-square matrix. अगर I equals to J होता है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, it is a 3x3 matrix, right? Then it is a square matrix. Otherwise it is a non-square matrix. ये तो सबको पता है. Okay. Now in case of a square matrix, we get this thing. What is this called? अगर इसको डायगोनल बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे फिर? That is also diagonal, right? So this one is known as principal diagonal or major diagonal. Okay, कौन सा principal? PAL वाला principal. Okay, this principal means the important one, the first one, the major one. जैसे हमारे स्कूल कॉलेज के principal. Okay, PLE principal means ethics, thoughts. This is my principle, I want to stick to it. Okay, so principal diagonal, and the other one is known as minor or secondary diagonal. This one is known as major or principal diagonal, and the other one is known as minor or secondary diagonal. Okay, now these diagonals will exist only in case of a square matrix. Is that correct? डायगोनल्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही मिलेंगे. क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम डायगोनल डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे. इफ देयर इज अ मैट्रिक्स, तो आप इसको डायगोनल बोलेंगे, इसको बोलेंगे या इसको बोलेंगे. यू कैन नॉट डिफाइन इट. ठीक है. सो जब भी बोला जाए कि डायगोनल इज देयर, दैट मीन्स इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. और जब भी बोला जाए क्वेश्चन के अंदर द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, मतलब वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द मेजर डायगोनल. जब भी बोला जाए क्वेश्चन के अंदर द डायगोनल इज लाइक दिस और समथिंग समथिंग अबाउट द डायगोनल, तो वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द मेजर और प्रिंसिपल डायगोनल. इतना याद रखना है आपको. ठीक है. अब हम देखते हैं अलग अलग डेफिनेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. सो फर्स्ट वन इज this is known as a diagonal matrix.
दिस इज नोन एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेजर डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स आर जीरो। ओके, देयर आर ओनली नॉन जीरो एलिमेंट्स इन द मेजर डायगोनल, देन इट इज नोन एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ऑलराइट, नाउ इफ आई हैव नॉन जीरो एलिमेंट्स एट ओनली वन साइड ऑफ अ डायगोनल, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, डोंट फोकस ऑन जीरोस, फोकस ऑन द नॉन जीरो एलिमेंट्स। दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर ये तीन एलिमेंट नॉन जीरो होते और यहां पे अगर जीरो होता, देन इट वुड हैव बीन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए आप ये याद रख सकते हो, यू शुड फोकस ऑन नॉन जीरो एलिमेंट्स, तो कंफ्यूजन नहीं होगा कौन सा अपर ट्रायंगुलर कौन सा लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, नाउ ये सबको पता होगा। व्हाट इज दिस? दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? When any other matrix is multiplied with identity matrix, we get the original matrix only. ठीक है, ये बताए सबको। This is not a unit matrix, this is identity matrix. This is identity matrix. Everybody knows this, right? This is sometimes written as I3, not the processor. Matrix of 3 by 3. Okay, identity matrix of order 3. I hope everyone knows this, right? But do you know this? अगर ऐसा मैट्रिक्स है मेरे पास, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज अ स्केलर मैट्रिक्स। सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। ओके, सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। किसी को ये ऑलरेडी पता होगा, किसी के लिए ये नया होगा, सो इट डिपेंड्स ऑन यू, बट यू शुड राइट इट डाउन, जो भी आपको नई चीज पता चल रही। ठीक है, दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? ये जीरो लेवल के डेफिनेशंस कंप्लीट हुए गाइस। दीज वर जीरो लेवल डेफिनेशंस। इसके बाद हम देखेंगे कॉमन लेवल 1 डेफिनेशन। After that we will go to level 2 definitions, higher level definitions. Okay, ये तो सबसे छोटे छोटे सबसे इजी वाले definitions थे। Now, what is a symmetric matrix? जब भी इसका ट्रांसपोज किया जाए, ट्रांसपोज मतलब मिरर इमेज, ट्रांसपोज मतलब मिरर इमेज। मिरर इमेज कैसे करते हैं? Aij is converted into Aji. ओके, मतलब रो वाइज एलिमेंट्स जो है उनको कॉलम वाइज लिखेंगे। ये दोनों एलिमेंट्स इंटरचेंज किए, मिरर इमेज बनाया, देन ऑल्सो वी आर गेटिंग द सेम थिंग, देन इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ लेट अस गो फॉर अनदर डेफिनेशन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, A transpose equals to minus of A. Okay, so I need you guys to make a 3 by 3 skew symmetric matrix. Randomly numbers choose करके एक ऐसा मैट्रिक्स बनाओ जिसका आप ट्रांसपोज करो तो ओरिजिनल मैट्रिक्स का नेगेटिव मिलना चाहिए। ओके, ट्राई दिस आउट 3 by 3 के लिए, डू इट। So any such matrix can be a skew symmetric. देखो, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा? तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स का नेगेटिव हो गया ना, राइट? अगर इसको माइनस करते हो क्या हो जाता है? यहाँ पे 3 4 5, यहाँ पे -3 -4 -5. So that is what we get. So A transpose equals to minus of A. A transpose equals to minus of A.
दैट इज व्हाट वी गेट इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो गाइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल नीड टू बी जीरो ओनली। यहाँ पे कोई भी नंबर होता तो ट्रांसपोज करने पे वो नंबर एज इट इज रहता, बट -a करने पे उसको नेगेटिव साइन लग जाती। समझ में आ रही है बात? मेजर डायगोनल के जो एलिमेंट्स है उनको जीरो ही होना पड़ेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, और बाकी के जो एलिमेंट्स है उनका मिरर एलिमेंट का साइन जो है वो ऑपोजिट होना चाहिए। सो दैट इज अवर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक लेवल और आगे जाते हैं। अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट होगा 3 - 2i, राइट? तो कॉन्जुगेट मतलब क्या हुआ? वी चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट, वी चेंज साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट, दैट इज कॉन्जुगेट, राइट? सिमिलरली अगर मैट्रिक्स में ऐसा हो यहाँ पे 3 + i, ओके, तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में इसकी जगह पे मैं लिखूंगा 3 - i। समझ में आ रहा है सबको? दैट इज कॉन्जुगेट इन अ मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करना है तो मतलब क्या, उसके अंदर जितने भी i वाले टर्म्स है उनका साइन चेंज करना, दैट गिव्स मी कॉन्जुगेट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स विच इज डिनोटेड बाय a थीटा, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो अब हमारे पास एक और डेफिनेशन है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स, ओके, हर्मिशियन मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज करने पे उसका कॉन्जुगेट मिले। हर्मिशियन मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज करने पे उसका कॉन्जुगेट मिले। सो ट्राई एंड मेक अ 3x3 हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये एक्सरसाइज आपको करनी है। ट्राई एंड मेक अ 3x3 हर्मिशियन मैट्रिक्स राइट नाउ। This is a Hermitian matrix. ओके, देखिए इसका जब ट्रांसपोज करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा? ओके, और जब इसका कॉन्जुगेट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? 2 - i + 3i, 2 + i 4 + 2i, -3i 4 - 2i। तो बहुत ही सिंपल चीज है दोस्तों। क्या हो रहा है? ओनली कॉन्जुगेट करने पे क्या हो रहा है? ओनली जिधर जिधर आई है उसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स होने के लिए हमको क्या पता चला? हमारे मैट्रिक्स में मेजर डायगोनल आई के बिना होना चाहिए। मेजर डायगोनल शुड ऑलवेज हैव ओनली रियल नंबर्स। ओके, तभी क्या होगा कि कॉन्जुगेट करने पे उसकी साइन चेंज नहीं होगी, वरना क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे कहीं पे आई है तो कॉन्जुगेट करने पे उसकी साइन चेंज, बट ट्रांसपोज करने में इट विल रिमेन एज इट इज, तो इक्वल हो ही नहीं सकते। ठीक है। अनदर थिंग, जो मिरर एलिमेंट्स हैं उसके अंदर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन ऑपोजिट होनी चाहिए। जो मिरर एलिमेंट्स हैं उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट्स की साइन जो है वो ऑपोजिट होनी चाहिए, तभी जाके हमें ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए थीटा मिल सकता है। ओके, सो गाइस दिस इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब इससे भी एक स्टेप आगे, वी ऑल्सो हैव स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या करेगा?
A transpose equals to minus of A theta. This is the tricky part. A transpose करने पे मुझे A theta का माइनस मिलना चाहिए, ठीक है. So this is a wonderful exercise for you. Try to make a 3x3 skew Hermitian matrix. ओके, जिसमें ट्रांसपोज करने पे A थीटा का माइनस मिले. तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा गाइस. कोई ऐसा मैट्रिक्स बनाओ जिसका कॉन्जुगेट करो फिर माइनस करो तो ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए, ठीक है. टेक योर टाइम, ट्राई टू मेक अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स. सीधा ट्रांसपोज करने पे ए थीटा नहीं मिलना चाहिए. ट्रांसपोज का नेगेटिव, ट्रांसपोज में एक माइनस साइन डालो तब ए थीटा मिले, या फिर ए थीटा में माइनस साइन डालो तब ट्रांसपोज मिले, ऐसा मैट्रिक्स. Now this is a skew Hermitian matrix. इसका ट्रांसपोज करेंगे, थीटा करेंगे और थीटा का नेगेटिव भी करेंगे. ये हो गया ट्रांसपोज, ठीक है. ये हो गया ट्रांसपोज. अब इसका कॉन्जुगेट करते हैं, ओरिजिनल मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट. तो आई की सारे जो इमेजरी पार्ट्स है उनकी साइन हम चेंज करेंगे. ओके, अब इसका नेगेटिव करेंगे, माइनस ऑफ दिस कॉन्जुगेट. तो क्या ट्रांसपोज और माइनस ऑफ कॉन्जुगेट सेम हो रहे हैं? यस, दीज टू आर इक्वल. देन वी हैव अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स. समझ में आ रहा है सबको? क्या किया हमने? कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज और जिसके कॉन्जुगेट का माइनस, जिसके कॉन्जुगेट का नेगेटिव, ये दोनों जब सेम हो तब हमारे पास होता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स. ठीक है, आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस. तो इसके अंदर व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी गाइस? स्क्यू हर्मिशियन के लिए प्रिंसिपल डायगोनल या तो 0 होना चाहिए या फिर प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए. यहां पे प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गए तो क्या होगा? कॉन्जुगेट होने पे एक बार माइनस और उसका नेगेटिव होने पे फिर से ओरिजिनल साइन विल बी देयर. जबकि अगर रियल पार्ट होता इधर तो कॉन्जुगेट होने पे माइनस साइन नहीं लगता रियल पार्ट को, बट यहाँ पे एक बार माइनस साइन लग जाता तो उसको ट्रांसपोज से कंपेयर नहीं कर सकते थे. समझ में आ रही है बात सबको? सो व्हाट डू वी हैव? व्हाट इज द प्रॉपर्टी? मेजर डायगोनल में या तो जीरोस या तो प्योरली इमेजिनरी पार्ट्स, और बाकी के जो मिरर एलिमेंट्स हैं उसमें आई की साइन सेम, इमेजिनरी पार्ट की साइन सेम रहेगी और रियल पार्ट की साइन ऑपोजिट रहेगी. तब जाके हमें मिलेगा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स. आराम से सोचो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. ये दो प्रॉपर्टी जो मैंने बताया उसको नोट डाउन कर लो. ये होता है वन ऑफ द ट्रिकी क्वेश्चंस इन मैथ्स. ओके, मैथ्स में मैं हर बार आपको बोलता हूं कि जैसे 13 मार्क्स हैं तो ये 13 में से 9 to 10 मार्क्स तक पहुंचना काफी इजी होता है.
11 मार्क्स तक पहुंचना इज जस्ट अ लिटिल बिट हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड, बट 12th एंड 13th मार्क जो होता है ना, वो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस का होता है जहां पे सच में आपका नॉलेज टेस्ट किया जाता है. ठीक है, सो कंप्लीट दिस क्वेश्चन. ओके गाइस, सो लेट्स मूव अहेड. मैथ्स में हम जो कुछ भी करेंगे इंजीनियर के लिए वेयर इज इट रिक्वायर्ड वो डिस्कस करने के साथ ही करेंगे, वरना मतलब ही नहीं बनता. मैथ्स में जनरली हमारे साथ ये होता है स्कूल कॉलेज में कि हमको बताया जाता है कि इसके बाद ये करो, बट ये रियल वर्ल्ड में किधर आएगा वो हमको नहीं पता है. सो वी वोंट बी डूइंग दैट. ओके, हम लोग सब कुछ साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि इंजीनियरिंग वर्ल्ड में कहां कहां पे इसका यूज किया जा सकता है. तो गाइस पहले तो मुझे ये बताओ कि इफ आई हैव अ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, if I have a non-square matrix of 4 by 2, sorry, 2 rows, 2 by 4, right? This is a non-square matrix of 2 rows and 4 columns. ठीक है, क्या इसका ट्रांसपोज डिफाइन होता है कि नहीं होता? इफ दिस इज अ नॉन-स्क्वायर मैट्रिक्स तो इसका ट्रांसपोज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ट्रांसपोज इज डिफाइंड. ओके, इसका ट्रांसपोज क्या मिलेगा? 4 rows and 2 columns. Okay, transpose of a non-square matrix is defined, वो मिलता है. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो कभी कभी हमको नहीं पता होती है. इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें से कुछ हम लोग मिस आउट कर जाते हैं. ठीक है, सो आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस. नॉन-स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिलता है बट उसका डायमेंशन सेम नहीं होता है. अभी किसने पूछा था कि स्क्वायर होना चाहिए हर्मिशियन होने के लिए? ऑब्वियसली वो स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा मैट्रिक्स है तो इसको इक्वल कर ही नहीं सकते ना. बी थीटा तो ऐसा ही रहेगा. ठीक है, 2/4 ही रहेगा. तो बी ट्रांसपोज और बी थीटा को कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे हम लोग अगर वो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है. ओके गाइस, नाउ लेट्स मूव टू 4 मेमोरी बेस्ड डेफिनेशंस. हमारी मेमोरी बेस्ड डेफिनेशन है, इसमें से 1 मार्कर क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है. फर्स्ट वन इज यूनिटरी मैट्रिक्स. यूनिटरी मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स. इनवर्स कैसे निकालना है ये अभी हम देखेंगे, आज के ही लेक्चर में देखेंगे. बट दिस इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स. जब उसका कॉन्जुगेट निकाले तो उसका इनवर्स मिले, देन इट इज नोन एज यूनिटरी मैट्रिक्स. ठीक है, सेकेंड इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जब उसका स्क्वायर करने पे हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाए. इफ ए मल्टीप्लाइड विथ ए एंड वी गेट ए ओनली, then it is known as idempotent matrix. Then we have involutory matrix, जहां पे स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है. ए खुद आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है बट उसका स्क्वायर करने पे मुझे 1 1 1 मिलता है डायगोनल में और बाकी सब 0. देन इट इज नोन एज involutory matrix. And then something called nilpotent matrix. nilpotent matrix of class n. इसका मतलब क्या होता है? देखो गाइस ध्यान से, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A विच इज नॉन जीरो. नल मैट्रिक्स पता है ना? नल मैट्रिक्स मतलब 0 0 0 0 0 0 0 0 0. If all the elements of a matrix are 0, then it is known as a null matrix. तो if A is such that it is not a null matrix, मैंने A स्क्वायर किया तब भी मुझे नल मैट्रिक्स नहीं मिला. मैंने A क्यूब किया तब भी मुझे नल मैट्रिक्स नहीं मिला. बट A⁴ करने पे अगर मुझे नल मैट्रिक्स मिल गया, then it means it is a nilpotent matrix of class 4. It is a nilpotent matrix of class 4. समझ में आ रही बात?
अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है मैट्रिक्स के अंदर ए आई नहीं है बट ए स्क्वायर करने पे आई मिल सकता है, ठीक है। ऐसा है भी यहाँ पे भी हो सकता है कि ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है, उसको फिर ए से मल्टीप्लाई किया कुछ और मिला, फिर ए से मल्टीप्लाई किया कुछ और मिला। ऐसा 3-4 बार करने पे 5वीं बार पे अगर मुझे 0 0 0 मिल जाता है सारे एलिमेंट्स में, देन इट इज इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स ऑफ क्लास 5। ये 4 मेमोरी बेस्ड डेफिनेशंस है। क्या ये 4 के बारे में पता चला सबको? So now let's talk about level 2. These were level 1 definitions. अब हम बात करेंगे level 2. Most important and very frequently asked definitions. Okay. Most important and very frequently asked. इसके अंदर 3 चीजें आएंगी. Singular, orthogonal and inverse. Okay. तो ये 3 चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे. Inverse of a matrix is a longer process, तो उसके लिए उसको end में रखा हुआ है हमने. Right. First of all, we will discuss about singular matrix. So, can anybody tell me what is a singular matrix? Anybody? Singular matrix किसको बोला जाता है? बहुत क्वेश्चंस है सिंगुलर और ऑर्थोगोनल के ऊपर से, बहुत सारे क्वेश्चंस है हमारे पास. Matrix A is known as singular matrix if determinant of A equals to 0 मिलता है. Matrix is an arrangement of numbers. Okay. उसी तरह से determinant होता है expression of numbers. Okay. मतलब अगर मैंने ऐसे मैट्रिक्स लिखा है 1 2 3 4, तो इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है. मैं ऐसा नहीं लिख सकता दिस इक्वल्स टू -1, ऐसा मैं नहीं लिख सकता हूं क्योंकि इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है. बट जब मैं इसको ऐसे लिखूं कि भैया ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मुझे चाहिए, ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की साइन होती है स्ट्रेट लाइन्स. ओके. तो दैट मीन्स अब इसका कोई एक्सप्रेशन बनेगा, इसको खोलेंगे और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी. कैसे खोलेंगे? मल्टीप्लाई 4 इंटू 1 माइनस मल्टीप्लाई 3 इंटू 2. ये होता है डिटरमिनेंट खोलने का तरीका. तो ये क्या हो गया? 4 माइनस 6 है ना, 4 माइनस 6. तो वी विल हैव -2 विच विल बी द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ A. इफ दिस इज A and this is determinant A. Determinant is an expression, it gives us a numerical value of the matrix. यहाँ पे मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, जब उसका डिटरमिनेंट किया जाए तो हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलती है. ओके. तो जब ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट करने पे उसकी वैल्यू 0 मिले, तब वो मैट्रिक्स को बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसका एक और प्रॉपर्टी ये बन जाता है बाय डिफॉल्ट कि जब भी हम कोई मैट्रिक्स का इनवर्स करते हैं तो वो क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए. एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको. बट अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए है और मुझे मैट्रिक्स ए इनवर्स चाहिए तो हम क्या करते हैं? ए के ऊपर कुछ ऐसी प्रोसेस करते हैं जिससे एडजॉइंट बोला जाता है. ठीक है. कोई एलिमेंट को इधर उधर करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं जो हम देखेंगे. बाद में जो मैट्रिक्स मिला उसको हम बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स. और फिर उसको उसके सारी वैल्यूज को डिवाइड किया जाता है डिटरमिनेंट की वैल्यू से, ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू से. ठीक है. तो भैया जब अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है ए तो डिटरमिनेंट तो 0 हो गया. तो जब डिटरमिनेंट ही 0 है तो ए इनवर्स विल नॉट बी डिफाइंड. समझ में आ रही है बात? तो सिंगुलर मैट्रिक्स का बाय डिफॉल्ट 2 प्रॉपर्टी है हमारे पास. एक है डिटरमिनेंट 0 एंड सेकेंड इज इनवर्स इज नॉट डिफाइंड. एवरीबडी मस्ट गेट दिस. इसके ऊपर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. सिमिलरली वी हैव समथिंग नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स.
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे बोला जाता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स उसे बोला जाता है जब कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे उसका इनवर्स मिल जाए। जब कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे उसका इनवर्स मिल जाए, देन वी कॉल इट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, और अगर ऐसा होता है तब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू विल बी प्लस और माइनस 1। मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू विल बी प्लस और माइनस 1। और जहां तक गेट की बात है, जहां तक गेट का स्कोप है, अगर मेंशन नहीं किया है देन वी विल ऑलवेज टेक इट एज +1। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि क्या लेना है डिटर्मिनेंट की वैल्यू, देन वी विल ऑलवेज टेक इट एज +1। मेक अ नोट ऑफ इट। ओके, तो क्या देखा हमने? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मतलब कोई मैट्रिक्स है ए, उसका इनवर्स निकाला और उसका ट्रांसपोज किया। अगर दोनों सेम होते हैं देन इट इज नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर ऐसा होता है उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू विल बी प्लस और माइनस 1। अगर नहीं बोला है कि कौन सी लेनी है तो वी विल ऑलवेज टेक +1। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कोई मैट्रिक्स में ये होता है ट्रांसपोज इक्वल्स टू इनवर्स, तब जाके वो ऑर्थोगोनल है और तब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लस और माइनस 1 होनी ही है। बट अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लस और माइनस 1 है तो जरूरी नहीं है कि हर बार वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो। समझ में आ रहा है सबको? ये ऐसा केस हो गया, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट। समझ में आ रहा है? ये अगर ये होगा तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हैपन, बट जरूरी नहीं है कि इफ दिस इज हैपनिंग देन दिस विल हैपन। तो अगर आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 मिल जाए तो खुश होके उसको ऑर्थोगोनल नहीं मान सकते हैं हर बार। ये ध्यान में रखें, मेक एन इंपॉर्टेंट नोट आउट ऑफ दिस। सो लेट अस सॉल्व अ फ्यू गेट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये सारे गेट के क्वेश्चन है गाइस, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी क्वेश्चन। फॉर विच वैल्यू ऑफ x विल द मैट्रिक्स बिकम सिंगुलर। तो मतलब हमें एक मैट्रिक्स दिया है और बोल दिया है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट को खोलेंगे और डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो हमें x मिल जाएगा। ठीक है, जिन लोगों को 3/3 डिटर्मिनेंट ओपन करना नहीं आता है उनको मैं करवा रहा हूं, बाकी सब आप ट्राई कर सकते हो। इसको, ये मैट्रिक्स को नोट डाउन कर लीजिए। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, सबसे पहला एलिमेंट लेंगे 8 एंड मल्टीप्लाई इट विथ 8, जहां पे है वो वाला रो और वो वाला कॉलम निकाल दो, तो क्या बचा 0 2 6 0। ओके, तो इसका 2/2 का अभी हमने डिटरमिनेंट जैसे बोला ना वैसे मल्टीप्लाई करना है इसको, 0 -12। समझ में आ रही बात? 8 जहां पे था उसका रो और कॉलम हमने एलिमिनेट कर दिया। नाउ दिस, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल माइनस माइनर डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन, सो दिस विल बी 0 -12। फिर दूसरा एलिमेंट विल बी टेकन एज नेगेटिव, प्लस माइनस प्लस, दिस विल बी द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस किधर से आया वो भी अभी हम देखेंगे आधे घंटे में। ठीक है, बट राइट नाउ प्लस माइनस प्लस। अब x की रो और कॉलम निकाल दो तो 0 -24। ठीक है, 0 -24 प्लस 0 इंटू एनीथिंग, सो दैट विल बी 0। अब हमको पता है कि ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 ओनली, ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 ओनली, तो इसको 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, दैट्स इट। सो व्हाट डू आई गेट, सो आई गेट x इक्वल्स टू 4। 2 मार्क्स आपको मिल गए। So now let's go for another gate question. Question number 10. For a matrix M
ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ द सेम मैट्रिक्स। मतलब ये मैट्रिक्स कौन सा हुआ, ट्रांसपोज इक्वल्स टू इनवर्स है, सो व्हाट डू वी हैव, ट्रांसपोज इक्वल्स टू इनवर्स है, मतलब हमारे पास क्या है, यस दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, राइट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब मैंने बताया था कि अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ये नहीं बोला है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू +1 की -1, तो हम क्या लेंगे हमेशा, अगर मेंशन नहीं किया है तो हम क्या लेंगे +1। तो सेम प्रोसेस, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू +1 लेके फाइंड आउट एक्स। हमको बता दिया है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज इक्वल्स टू इनवर्स है, सो वी विल टेक दिस एज 1। तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, एलसीएम ले लिया मैंने, मुझे x का वैल्यू मिल गया -4/5। एवरीबडी इज गेटिंग दिस। यहाँ पे काफी लोगों की कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स हो रही होंगी, प्लस और माइनस की गलतियां हो रही होंगी, या फिर अब होगी। नाउ विल बी मूविंग टू बिगर कैलकुलेशंस। तो गाइस मैं यही कहना चाहूंगा, इनिशियल स्टेज पे यू नीड टू वरी अबाउट योर सिली मिस्टेक्स, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द टाइम। अभी आपको ये नहीं सोचना है कि जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको ये सोचना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एक ही बार के कैलकुलेशन में सही आंसर आना चाहिए। ओके, डू नॉट वरी अबाउट द टाइम, वरी अबाउट द एक्यूरेसी राइट नाउ, क्योंकि टाइम थोड़े महीने के स्पान में आप लोग इंप्रूव कर सकते हो। स्पीड बढ़ाना दैट इज कंपेरेटिवली इजियर कंपेयर टू सिली मिस्टेक्स को दूर करना। अगर आपको हैबिट लग गई कि आप सिली मिस्टेक कैलकुलेशन में करते ही जा रहे हो, उसको निकालना, कंसंट्रेशन को फिर से स्टेबल करना, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट, जबकि स्पीड हम बढ़ा सकते हैं। सो आपको क्या याद रखना है, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में आंसर सही आना चाहिए इनिशियल लेवल पे। डू नॉट वरी अबाउट टाइम। ओके, कैसे अभिषेक? नहीं हो सकता है, -1 लेंगे तो 4/5 नहीं आएगा, देखो ध्यान से, ठीक है। हाँ, दूसरी वैल्यू आ सकती है, गेट में कभी ऐसा नहीं होगा। अब हो सकता है एमएसक्यू आ गए, ये जब पूछा गया था तब इट वाज नॉट पॉसिबल कि दो ऑप्शन सही हो, ठीक है। हाँ, ओके गाइस, आई होप एवरीवन हैज गॉट द आंसर्स। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं अबाउट द डिटर्मिनेंट। ओके, तो मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है जिसको अभी हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज गिवन, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसा एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है,
तो 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2i, मतलब पूरे मैट्रिक्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिलेगी? सो गाइस, जब मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, तो जब ये मैट्रिक्स के साथ में 2 मल्टीप्लाई करता हूं तो आई गेट, जो कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है वो कांस्टेंट सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो कांस्टेंट सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो आई विल बी गेटिंग 2a 2b 2c 2d 2e 2f, ऑल द एलिमेंट्स विल बी मल्टीप्लाइड विथ 2. ठीक है, बट गाइस डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है. ठीक है, सपोज करो कि यहां से मैं उल्टा आना चाहता हूं, तो अगर ये मैट्रिक्स में से मैंने 2 कॉमन निकाल दिया तो आई गेट 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस. ओके, बट डिटर्मिनेंट जब इसका करते हैं तो हर एक रो में से एक एक बार कांस्टेंट बाहर निकलता है, बिकॉज डिटर्मिनेंट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ना. तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट करते हैं तो this does not equals to 2 times determinant of this. इसमें 2 मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट में, मतलब सिर्फ एक रो में, कोई भी एक रो में 2 मल्टीप्लाई करना. ध्यान से सुनिए, मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया, एंड वाइज वर्सा. मैट्रिक्स में से कोई कांस्टेंट बाहर निकालना मतलब सारे एलिमेंट्स में से वो कॉमन निकालना. जबकि डिटर्मिनेंट में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कोई एक रो के साथ वो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया, या फिर कोई एक रो में से उसको बाहर निकाला. ओके, सो ये क्या बच जाता है पता है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 बार, हर एक रो में से एक एक बार 2 निकलेगा और ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मिलेगा. मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है सबको? जब मैट्रिक्स में से कोई कांस्टेंट हम कॉमन निकाले तो पूरे मैट्रिक्स में से निकलता है, डिटरमिनेंट में से निकाले तो एक एक रो में से एक एक कांस्टेंट निकल सकता है. एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस? एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस? सो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a does not equals to 2 times determinant of a. ओके, जबकि मैट्रिक्स 2a equals to 2 multiplied by मैट्रिक्स A. क्या ये समझ में आया सबको? तो अगर इसको कॉमन टर्म्स में लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इक्वल्स टू 2 raised to n into determinant of A, where n is order of the matrix. अगर ये 3/3 है तो मतलब इसमें 3 रो है, राइट? तो 3 बार ही 2 बाहर निकलेगा. सो 2 raised to 3 into determinant of A. इसका आंसर मिलेगा 8 multiplied with -12, which will be -96 will be the answer. ये समझ में आया क्या? Everybody got this? Determinant of 2A will be equal to 2 raised to order of the determinant, number of rows of the determinant multiplied with determinant A. Everybody got this? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. तो व्हाट विल बी द आंसर? -12 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 8. -96 हुआ हमारा आंसर. तो अब हम एक प्रैक्टिस के लिए विल बी सॉल्विंग अ 4x4 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट. गेट में ऐसे क्वेश्चन तब पूछे जाते हैं गाइस जब उनको टाइम बैलेंस करना हो. मतलब अगर ऐसा लगेगा कि टाइम जो है काफी जल्दी पेपर खत्म हो सकता है, काफी क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट है, तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ ऐड किए जाते हैं टू बैलेंस द टाइम. ये एक टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, राइट? 4x4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है विद द सेम प्रोसेस. तो क्या प्रोसेस हो जाएगी? 0 मल्टीप्लाइड विथ उसका माइनर, उसका रो और कॉलम निकाल के जो बचा उसका डिटर्मिनेंट,
फिर -1 मल्टीप्लाइड विथ उसका डिटर्मिनेंट, +2 मल्टीप्लाइड विथ उसका डिटर्मिनेंट, एंड -3 मल्टीप्लाइड विथ उसका रोअर कॉलम हाइड करके जो डिटर्मिनेंट बना वो। मैं कर रहा हूँ बोर्ड पे। जिन लोगों को पता चल गया है कि क्या करना है, प्लीज स्टार्ट दिस। इसका डिटर्मिनेंट चाहिए आपको। एवरीबडी इज गेटिंग दिस आंसर 88। तो जिन लोगों ने अगर 4/4 डिटर्मिनेंट पहली बार देखा है, क्या आप सबको समझ में आ रहा है ये कैसे सॉल्व करना है? एवरीबडी इज गेटिंग दिस। ये सीक्वेंस हमेशा क्या रहती है? प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस। ऐसा क्यों, ये अभी हम देखने वाले हैं 15 मिनट में, ठीक है। बट देखो, ऐसा नहीं है कि डिटर्मिनेंट में टॉप रो से ही खोल सकता हूं। दिस इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस की हम लोग यहीं से खोलते हैं, वरना आप ऐसा भी कर सकते हो कि भैया -1 मल्टीप्लाई विथ उसका सबमेट, उसका माइनर, ओके, +0 मल्टीप्लाइड विथ उसका जो भी बन रहा है 3/3, -3 मल्टीप्लाइड विथ उसका रोअर कॉलम निकाल के जो भी 9 एलिमेंट बन रहे हैं, +0 और उसका। तो समटाइम्स क्या होता है गेट के अंदर, जैसे आप यहां पे देखो, ये रो के अंदर वी हैव गॉट 2 zeros, है कि नहीं? राइट, वी हैव गॉट 2 zeros। तो यहां से खोलोगे तो शायद कम कैलकुलेशन करना पड़े, बट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट कि अगर ये लिया तो 1 2 3 3 0 1 0 1 2 ये बनना चाहिए मेरा छोटा डिटर्मिनेंट 3/3। फिर माइनस, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस आएगा। समझ में आ रही है बात सबको? हमेशा ये रूल लगेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, चाहे जितना भी है, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, ये रूल कहां से आता है वो अभी हम देखेंगे जब हम एडजॉइंट करेंगे। ओके, बहुत आसानी से आज देखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है। यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल।
अज्यूम करते हैं कि ऐसे दो मैट्रिक्स है जिसको मल्टीप्लाई करना है। जिन लोगों को दिक्कत हो रही है, आई नीड योर कंप्लीट अटेंशन ओवर हियर, ठीक है। अज्यूम करते हैं कि मुझे ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ऑब्वियसली आंसर में भी मुझे 3x3 मैट्रिक्स मिलने वाला है, आंसर में भी मुझे 3x3 मैट्रिक्स मिलने वाला है, ठीक है। तो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा हुआ, एलिमेंट नंबर 1 1, दिस इज एलिमेंट नंबर 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट। तो फॉर एलिमेंट नंबर 1 1 जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलेगा उसका एलिमेंट नंबर 1 1 मतलब पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम। एलिमेंट नंबर 1 1 मींस पहले की फर्स्ट रो दूसरे की फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लीकेशन। तो कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। एवरीबॉडी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। समझ में आया? नाउ आई हैव गॉट एलिमेंट नंबर 1 2, दिस विल बी एलिमेंट नंबर 1 2, दैट मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0। समझ में आया क्या? एलिमेंट नंबर 1 2 मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। एलिमेंट नंबर 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 6, 0 प्लस 0 प्लस 6। तो ऐसे पूरा मैट्रिक्स कंप्लीट कीजिए, पूरा मैट्रिक्स कंप्लीट कीजिए, टेक योर टाइम, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एलिमेंट नंबर 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट नंबर 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 4 प्लस 1, 0 प्लस 4 प्लस 1। तो गाइज आपके पास जो मॉड्यूल है एजुकेट का, उसके अंदर देयर विल बी अ फ्यू क्वेश्चंस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसको प्रैक्टिस कर ले। 3-4 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपका काम हो गया। आप रैंडमली 2 मैट्रिक्स बना के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, नो हार्म इन दैट। ऑलराइट, अब एक क्वेश्चन आपको दिखाना चाहूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ मैट्रिक्स ए इज सच दैट ए हमको दिया है 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? ओके, नोट दिस, ए हमको दिया है 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, उसको जरा नोट डाउन कीजिए। ये मैं एक्सरसाइज के लिए करवा रहा हूँ, अदरवाइज इसका आंसर निकालने के लिए आपको मैं चाबी दूंगा, डायरेक्टली आपको आंसर मिलेगा इसका। सो क्या हो जाएगा गाइस इसका मल्टीप्लिकेशन? सर ऐसा तो अभी तो आपने 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया था, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करें? ओके, इसका भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। उसका रूल क्या है वो ये सॉल्व करने के बाद देखते हैं, ठीक है। कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन? एलिमेंट नंबर 1 1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। एलिमेंट नंबर 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। एलिमेंट नंबर 1 3 2 1 2 2 2 3
3 1 3 2 3 3। क्या ये मल्टीप्लीकेशन पता चला आपको? तो अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है। अभी क्या पूछ रहा है? इसका डिटरमिनेंट चाहिए। डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, हमेशा याद रखो, ठीक है। तो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स हमको बनाना पड़ेगा। नाउ दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3, तो इसका डिटरमिनेंट निकलेगा। और इसका डिटरमिनेंट जब आप निकालोगे कैलकुलेट करके तो आपको आंसर मिलेगा 0। ओके सर, ये कैसे लिख दिया आपने? आपको कैसे पता? वो इसलिए मुझे पता है बिकॉज द रोज ऑफ द डिटरमिनेंट आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप 10 मिनट या 2 मार्क्स बचा सकते हैं गेट के अंदर, क्योंकि डिटरमिनेंट इतना बड़ा करने में कभी कभी सिली मिस्टेक हो गई तो यू विल एंड अप विथ -2.66 मार्क्स इंस्टेड ऑफ +2, ठीक है। सॉरी, -0.66 इंस्टेड ऑफ +2, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। हमने मल्टीप्लीकेशन ही एक सिंगल कॉलम सिंगल रो के साथ किया ना सबका, तो हमें पक्का पता है कि यही इसी में से अगर 2 कॉमन निकालेंगे फर्स्ट रो में से तो हमको 195 मिलेगा। सेकेंड रो में से हम लोग -4 कॉमन निकालेंगे तो हमको 195 मिलेगा। थर्ड रो में से हम लोग 7 कॉमन निकालेंगे तो हमको 195 ही मिलेगा। वी ऑल नो दैट, क्योंकि वहीं से यहाँ पे आए। बात समझ में आ रही है? सो अगर कोई डिटरमिनेंट में 2 या 2 से ज्यादा रो, कोई भी 2 रोज भी अगर लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट मतलब जो अभी मैंने बताया, ये भी 195 है अगर कुछ निकाल दे, ये भी 195 है अगर कुछ बाहर निकाल दे, तो 2 रोज आर लीनियरली डिपेंडेंट, दे आर कॉमन। ओके, अगर ऐसा होता है कोई भी डिटरमिनेंट में, देन इट इज ऑलवेज 0। ओके, ये समझाने के लिए एक स्टेप कर रहा हूं, यू डोंट नीड टू डू दिस स्टेप, बट आप सोचिए अभी हमने जो किया था ना 2 2 2 तीनों रो में से कॉमन निकाला था, वैसे पहले में से मैंने 2 कॉमन निकाला, दूसरे में से -4 कॉमन निकाला और तीसरे में से 7 कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा? 195 195 195। ओके, तो अब ध्यान से देखो, कोई भी 2 रो कॉमन होने से क्या हो जाता है? इसको खोलेंगे तो क्या होगा? 1 इंटू 9 इंटू 5 -9 इंटू 5 0, -9 इंटू 1 इंटू 5 -1 इंटू 5 +5 इंटू 9 -9। समझ में आ रही है बात? अगर 2 रोज कॉमन है या फिर लीनियरली डिपेंडेंट है, ओके, देन वी गेट डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 ओनली। समझ में आया सबको? अगर कॉलम डिटरमिनेंट को ऐसे कॉलम से भी खोल सकते हैं, अगर 2 कॉलम सेम है तब भी ये होता है, अगर कॉलम से खेल रहे हैं। तो ये अगर 2 मार्क का क्वेश्चन था, तो अगर ये मुझे पता है तो ये देख के ही मुझे पता चलेगा ना कि भैया इसका मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा 195 से ही होगा, तो आंसर डायरेक्टली मैं 0 लिख लूंगा, 10 सेकंड में 2 मार्क्स लेके आगे बढ़ जाऊंगा। तो सर ये कैसे पता चला कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? तो देखो, इसका डायमेंशन क्या है? 3 रो और 1 कॉलम मल्टीप्लाइड विथ 1 रो एंड 3 कॉलम्स, है कि नहीं? राइट। तो पहले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो सेम होनी चाहिए, तभी 2 मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। समझ में आ रही बात? पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स एंड दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो सेम होनी चाहिए, तभी हमको मल्टीप्लिकेशन मिल सकता है। और मल्टीप्लिकेशन कितने बाय कितने का मिलेगा फाइनल आंसर? वो मिलेगा 3/3। समझ में आया क्या? जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूं इसको। अगर एक मैट्रिक्स है M1 रो और N1 कॉलम वाला, इट इज मल्टीप्लाइड विथ अनदर मैट्रिक्स ऑफ M2 रो एंड N2 कॉलम्स। ओके, तो एसेंशियल रूल क्या है? सबसे पहले तो ये होना चाहिए N1 इक्वल्स टू M2 होना चाहिए, तभी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट मैट्रिक्स विल बी ऑफ M1 रोज एंड N2 कॉलम्स। बात समझ में आई सबको? एवरीबडी गॉट दिस? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और उसका रूल
इसको लिख लो, दिस इज वेरी हेल्पफुल। वी ऑल्सो हैव वन मोर थिंग टू डिस्कस। एक छोटी सी बात, अगर मेरे पास 3 मैट्रिक्स है मल्टीप्लीकेशन में, अगर मुझे ऐसा दिया है, पे अटेंशन प्लीज, ए मल्टीप्लाइड विद सी मल्टीप्लाइड, ए मल्टीप्लाइड विद बी मल्टीप्लाइड विद सी। ओके, तो हमेशा पहले बी मल्टीप्लाई सी करेंगे और उसका जो आउटपुट मैट्रिक्स मिलेगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अगर मुझे ऐसा दिया है ए इंटू बी इंटू सी, तो पहले बी इंटू सी किया जाएगा और उसका जो आउटपुट मिलेगा उसके साथ ए को मल्टीप्लाई किया जाएगा। दिस इज वेरी ट्रिकी। अगर ऐसा नहीं किया तो कोई दूसरा गलत मैट्रिक्स मिल जाएगा आपको आंसर में, ठीक है। And we have a very useful property listed here, which is true for transpose as well as inverse. क्या लिखा है? अगर A मल्टीप्लाइड B का ट्रांसपोज या इनवर्स किया जाए, प्रॉपर्टी में ट्रांसपोज लिखा है, मैं यहाँ पे इनवर्स करूं तो मुझे मिलता है B इनवर्स मल्टीप्लाइड विद A इनवर्स, ठीक है। सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा, जो लिखा है उससे उल्टा हो जाता है। समझ में आ रही है बात? अगर 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके उसका इनवर्स करना है तो बी इनवर्स मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स। ट्रांसपोज के लिए भी सेम रूल। समझ में आ रहा है ये? आर यू गाइस गेटिंग दिस एवरीबॉडी? ये सारी चीजें पता होना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपको ये चीजें पता है तो आप बिना कैलकुलेशन के जो क्वेश्चंस है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, पूरे मैथ्स में से ऐसा नहीं है कि आपको कैलकुलेशन करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले ही क्वेश्चंस पूछे। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टीज पता है तो इसमें से अगर क्वेश्चन आया देन यू डोंट नीड टू कैलकुलेट, कुछ है ही नहीं कैलकुलेट करने को। आपको पता है प्रॉपर्टी तो यू विल एंड अप गेटिंग द आंसर, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। Look at question number 1. X, Y और P ये 3 मैट्रिक्स के डायमेंशन दिए हुए हमको 4/3, 4/3, 2/3 रिस्पेक्टिवली। तो ये बड़ा एक मल्टीप्लिकेशन है, उसका ऑर्डर क्या होगा, वो कितने बाई कितने का बनेगा ये मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? ओके, सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट दिया हुआ है तो यहाँ पे सीक्वेंस के लिए मत जाओ, ब्रैकेट दिया है तो ये दोनों को ही पहले करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो x ट्रांसपोज मल्टीप्लाई विथ y, क्या मिला, x वॉज 4/3 तो x ट्रांसपोज हो गया 3/4, 3/4 का y इज 4/3, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, तो आउटपुट क्या मिला, इसका आउटपुट विल बी, यस इट विल बी 3/3। ओके, अभी हमने देखा ये 2 सेम होने चाहिए और आउटपुट मिलेगा यहां से यहां तक। तो इसका आउटपुट अगर 3/3 मिला तो अगर कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स किया जाए तब भी आउटपुट तो ऑर्डर तो वही रहेगा ना। 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स करे तब भी हमको 3/3 ही मिलेगा, ठीक है। तो अब x ट्रांसपोज मल्टीप्लाई विथ y, उसका इनवर्स, उसका ऑर्डर हमको पता चल गया है। Okay, now this will be multiplied with P transpose first as per the rule. Okay, तो हमारे पास क्या है, multiply with P transpose, तो 3/3 multiplied with P transpose का डायमेंशन क्या हो जाएगा, P transpose will be 3/2, P transpose will be 3/2, तो ये 2 सेम है, हाँ है, तो हमें आउटपुट मिलेगा 3/2. We will get the output with 3/2 dimension. Okay. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ P, P into the whole thing. Okay. तो P का डायमेंशन क्या है, 2/3 multiplied with 3/2. So what do we get? We get 2/2. और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो भी 2/2 ही रहेगा। सो ऑर्डर क्या मिला मुझे, 2।
समझ में आई बात सबको? दिस इज वेरी सिंपल राइट। कोई भी दो मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो पहले के कॉलम दूसरे के रो सेम होने चाहिए और आउटपुट मिलेगा पहले के रो और दूसरे के कॉलम जितना। PQ इनवर्स मल्टीप्लाइड विथ P, इसका प्रोडक्ट चाहिए तो क्या मिलेगा? PQ इनवर्स मल्टीप्लाइड विथ P। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट में है तो सीक्वेंस यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं, बट इसका इनवर्स व्हाट वाज द प्रॉपर्टी, दिस गिव्स अस Q इनवर्स P इनवर्स मल्टीप्लाइड विथ P। अब ब्रैकेट खुल चुका है, सो नाउ वी विल गो फॉर दीज टू फर्स्ट। तो ये दो करने में मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स I मिलेगा, जिसको Q इनवर्स से मल्टीप्लाई करने में मुझे Q इनवर्स ही मिलेगा। समझ में आ रही है ना बात? इनवर्स को अपने मैट्रिक्स के साथ, ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे विल गेट I ओनली, और I आइडेंटिटी मैट्रिक्स को Q इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे विल गेट Q इनवर्स ओनली। एवरीबॉडी गॉट दिस? ऐसा 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाए तो और क्या चाहिए फिर, है ना? ओके, तो गाइस नाउ आई नीड योर कंप्लीट अटेंशन हियर। पेन को नीचे रख दीजिए, ठीक है? मुझे ये बताइए, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें से अगर मैंने एक पीस निकाला 5 6 8 9, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? भैया अगर इसको माइनर बोल देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? ओके, ये होता है सब मैट्रिक्स। जब तक इसके अराउंड मैट्रिक्स लगा हुआ है तब तक ये होता है सब मैट्रिक्स। जब उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाले तब मुझे मिलता है माइनर। माइनर क्या है? 45 माइनस 48 माइनस 3, ये होता है माइनर। ओके, ये होता है माइनर। और -1 रेज टू I प्लस जे मल्टीप्लाइड विथ माइनर, ये होता है कोफैक्टर। ओके, I प्लस जे मतलब क्या है सर? दिस इज एलिमेंट नंबर 1 1, सो I इक्वल्स 1 J इक्वल्स टू 1, तो माइनस की जगह पे +1 हो गया। समझ में आई बात? सो दिस वैल्यू, दिस इज नोन एज कोफैक्टर वैल्यू। एक बार फिर से सबके लिए, अगर मैट्रिक्स का कोई भी पीस आप निकाल लो तो उसको हम बोलते हैं सब मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का कोई भी पीस निकाल लो उसको बोलेंगे सब मैट्रिक्स। ओके, अगर मैंने ये वाला पीस निकाला, मतलब 1 एलिमेंट जो था ये, उसकी कॉलम और उसकी रो, इसको निकाल के बाकी का निकाला, देन दिस इज माइनर ऑफ 1। ओके, और फिर 1 की पोजीशन की मदद से उस पर साइन लगाई, -1 रेज टू I प्लस जे, देन इट इज नोन एज कोफैक्टर ऑफ 1। समझ में आई बात सबको? फिर से एक बार कोफैक्टर ऑफ 2 निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ 2, व्हाट विल बी कोफैक्टर ऑफ 2? -1 रेज टू, now this is element number 1 2, so -1 raised to 3, that will give me -1. okay, multiplied with 9 into 4 6 7 9, सिर्फ आपकी क्लैरिटी के लिए लिख रहा हूं। so what will this give me? 36 minus 42 minus 6 multiply with -1, so this is going to give me +6। बात समझ में आ रही है सबको? everybody is getting this? जब हम आगे -1 रेज टू I प्लस जे को ऐड करते हैं तब हमें मिलता है कोफैक्टर, और यही रीजन है हमारा ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लिखने का। ये आता है कोफैक्टर की साइन की मदद से। डिटरमिनेंट खोलने के टाइम हम डायरेक्टली ये साइन को यूज कर लेते हैं फर्स्ट कॉलम की प्लस माइनस प्लस को। समझ में आ रहा है सबको? देखो, दिस इज एलिमेंट नंबर 2 2, तो -1 रेज टू 2 प्लस 2, -1 रेज टू 4, तो प्लस साइन। दिस इज एलिमेंट नंबर 3 2, तो -1 रेज टू 5, तो नेगेटिव साइन। एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस? एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस?
एवरीबॉडी सबको समझ में आ रहा है क्या ये? तो यहां से निकल के आता है को फैक्टर और यहां से हम लोग लगाते हैं ये प्लस माइनस प्लस साइन। ठीक है सर, को फैक्टर ढूंढ के क्या फायदा हुआ? को फैक्टर हमको चाहिए इनवर्स निकालने के लिए, क्योंकि इनवर्स में क्या होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एडजॉइंट। ठीक है, और एडजॉइंट का मतलब होता है हम ए का जब एडजॉइंट करते हैं दैट मीन्स हमने ए के सारे कोफैक्टर निकाले और वो कोफैक्टर्स को कॉलम वाइज लिखा, रो वाइज कोफैक्टर निकाले तो कॉलम वाइज लिखा। मतलब एलिमेंट नंबर 1 का कोफैक्टर 1 पे, एलिमेंट नंबर 1 का कोफैक्टर हम लिखेंगे पोजीशन 2 पे, एलिमेंट नंबर 1 का कोफैक्टर हम लिखेंगे पोजीशन 3 पे। समझ में आ रहा है? तो ये दो तरीके से करते हैं स्टूडेंट्स। इधर आपको डायरेक्टली याद रहेगा कि इसका कोफैक्टर यहाँ पे लिखना है, -3 विल गो हियर, +6 यहाँ पे नहीं आएगा बट यहाँ पे आएगा। ये अगर आप याद रख सकते हो तो आप वैसे लिख सकते हो, या फिर आप रो वाइज लिख के उसका एंड में ट्रांसपोज कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूं? अब ये पोजीशन नंबर 1 3 है बट इधर कोफैक्टर किसका लिखा? 3 1 वाले पोजीशन का कोफैक्टर है। दिस इज अवर C11 और ये है C12। इतने मिल गए हमको, बाकी के निकालो चलो। C13, C21, C22, C23, तो दोस्तों इसका एडजॉइंट क्या मिलेगा हमको? C11, C12। देखिए ये रो वाइज निकाला है, दिस इज 1 2 बट आई एम राइटिंग इन पोजीशन 2 1। ओके, यहां पे तो मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिला कोइंसिडेंटली, तो आप गलती कर देंगे तो आपको गलती मिलेगी नहीं, बट आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये 1 2 पोजीशन का निकाला था हमने बट मैंने लिखा 2 1 पोजीशन। ठीक है, ये हमको मिला एडजॉइंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। पता चला सबको? तो अगर इनवर्स पूछा जाए तो क्या करना है? एडजॉइंट किया और डिवाइड बाय इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट की 3x3 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ओके, दिस वाज अ बिगर प्रोसेस 3x3 का एडजॉइंट। यूजुअली इट इज नॉट आस्क्ड, जनरली सिर्फ हमें 2x2 का ही एडजॉइंट पूछा जाता है। ठीक है, और 2x2 का एडजॉइंट करना इज वेरी सिंपल। अगर मेरे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो इसका एडजॉइंट इज वेरी इजी। यही प्रोसेस करके भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, आपको यही मिलेगा। इंटरचेंज द एलिमेंट्स ऑफ मेजर डायगोनल, interchange the elements of major diagonal, change the sign of minor diagonal। आप ये प्रोसेस करके देख सकते हो। इसके लिए इसका जो कोफैक्टर होगा वो 1 by 1 का हो जाएगा, 1 by 1। इसका कोफैक्टर हो जाएगा 4, इसका कोफैक्टर हो जाएगा 1, इसका कोफैक्टर हो जाएगा -3, इसका कोफैक्टर हो जाएगा -2। ठीक है, और फिर उनको कॉलम वाइज लिख दिया। समझ में आ रही है बात सबको? 2x2 का एडजॉइंट आप कैसे निकाल सकते हो? इंटरचेंज मेजर डायगोनल एलिमेंट्स
चेंज द साइन ऑफ माइनर डायगोनल एलिमेंट्स। तो एक मैट्रिक्स का इनवर्स ढूंढ देंगे हम लोग जस्ट फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि ऐसे फ्रीबीज क्वेश्चन भी आए हुए हैं गेट के अंदर। 1 मार्कर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स 1 2 5 7। एक्चुअली ये सारे क्वेश्चंस ऑप्शन वाले होते हैं गाइस। मैंने डेलिबरेटली यहाँ से ऑप्शंस निकाल दिए हैं ताकि आपको ऑप्शंस की हेल्प लेने की हैबिट ना पड़े। ऑप्शंस पे डिपेंडेंट नहीं रहना है हमको, ऑप्शन है या नहीं है, मुझे सही आंसर मिल रहा है कि नहीं, उसकी हैबिट हमको लगानी है। ठीक है, देयर विल बी अ स्टेज जब मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि ऑप्शंस की हेल्प लेने से क्या बेनिफिट हो सकता है। बट राइट नाउ वी नीड टू डिफाइन आवर ओन थॉट प्रोसेस। ऑप्शन हो या ना हो, मुझे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, राइट। सो ए इनवर्स विल बी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय उसका डिटरमिनेंट। उसका डिटरमिनेंट क्या है? 7 माइनस 10। ये हुआ ए इनवर्स। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। दिस इज डिटरमिनेंट, दिस इज नॉट मोड, डू नॉट कॉल इट मोड। ओके, टेक्निकली गलत वर्ड है वो। बड़ा ही सिंपल है, ऐसा गेट में आ जाए तो और क्या चाहिए, है ना। सो यहां से आई एम गिविंग यू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5, सिमिलर क्वेश्चन बट विथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, इन दोनों को रिप्लेस करेंगे, इन दोनों की साइन रिप्लेस करेंगे और डिटरमिनेंट भी निकालेंगे। डिटरमिनेंट में जिधर जिधर आई स्क्वायर आएगा उसको -1 लिखेंगे, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 को आप होमवर्क में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप होमवर्क में करेंगे। देखिए, लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला है? E और F को मल्टीप्लाई करने पे G मिलता है। E और F को मल्टीप्लाई करने पे G मिलता है, तो वी हैव टू फाइंड F। अब ध्यान से देखो गाइस, G क्या है? G इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो E को अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, दैट मीन्स वो दूसरा मैट्रिक्स जो है दैट इज E इनवर्स। एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस? अगर E और F का मल्टीप्लीकेशन I है, देन F इक्वल्स टू E इनवर्स, राइट। तो हमको E इनवर्स फाइंड करना है, तो ये भी आपको होमवर्क में दे रहा हूं। बहुत ही सिंपल है, बहुत सारे जीरो है, तो इट इज वेरी इजी। ओके गाइस, और जब आप वो फाइंड करेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि ये तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। वेरी गुड। ओके, बट अभी डिटरमिनेंट 1 होने से हम ऑर्थोगोनल पे नहीं जा सकते, तो हमें टेक्निकली E इनवर्स फाइंड करना है। एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस? क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 आप ये कर सकते हो आसानी से, ठीक है। Now we have got one question based on pure definitions, which is very easy. Singular matrix किसको बोलते हैं? हमको पता है, determinant is 0, A3. नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट इज नॉट डिफाइंड। अगर मैट्रिक्स नॉन स्क्वायर है तो डिटरमिनेंट बन ही नहीं सकता। सो B1। अगर मैट्रिक्स रियल सिमेट्रिक है, देन आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज रियल। ये हम आइगन वैल्यू पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। C4। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट इज 1, D2। So A3, B1, C4, D2. So now let's go to the concluding two questions, two very good questions from it. Question number 12. A and A inverse are given, but A inverse हमको दिया है दो अननोन के साथ, और ये दो अननोन की अगर वैल्यू मिल जाए तो मुझे A प्लस बी तो मिल जाएगा। That is asked। मतलब मुझे करना क्या है ये क्वेश्चन के अंदर? I got A, I need to find A inverse according to definition, और वो A inverse को
यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ए और बी की वैल्यू मिलेगी। समझ में आ रहा है सबको? ये ए के ऊपर से ए इनवर्स फाइंड करना है। चलो लेट अस फाइंड दिस। So what will be A inverse? Adjoint of A divided by determinant of A. So A inverse मुझे मिला समझ में आ रहा है? This is A inverse, and if I need to compare it with तो A equals to 1/60, B equals to 1/3, तो A plus B क्या हो जाएगा? (21 by 60), 3 common, 7 by 20. This will be the answer. समझ में आ रहा है सबको? A very simple question this was. A was given और A inverse में दो अननोन के साथ दिया हुआ था, तो A पता है तो we can easily find A inverse, और ये by 6 को अंदर लेना बहुत जरूरी था क्योंकि इधर 1/2 के साथ कंपेयर करना था, यहाँ पे 1/2 होना चाहिए, तब यहाँ पे जो दो वैल्यूज मिलेगी that will be small a and small b. Everybody got this? So look at the last question, guys. It is a really good question. The maximum value of the determinant among all 2/2 real symmetric matrices with trace equal to 14. सर ट्रेस क्या है? ट्रेस का मतलब होता है एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मेजर डायगोनल। ट्रेस का मतलब होता है एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मेजर डायगोनल। मैट्रिक्स का जो मेजर डायगोनल है उनके सारे एलिमेंट्स का एडिशन, दैट इज नोन एज ट्रेस। इसको याद रखना, आइगन वैल्यू में इट इज अ वेरी यूजफुल थिंग। देखो, एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, ओके, दैट इज आवर ट्रेस। ऑलराइट, इसको याद रखना हमेशा। तो हमें क्या बोला है, अगर कोई ऐसा 2/2 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ट्रेस 14 है, तो उसके डिटरमिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? बढ़िया क्वेश्चन, दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन। नाउ आई नीड योर कंप्लीट अटेंशन ओवर हियर फॉर दिस क्वेश्चन। ये जो मैंने बोला था ना, मैथ्स में आपका लास्ट 12th या 13th मार्क जो होता है, वैसा एक ट्रिकी क्वेश्चन है। सो लुक एट हियर, कोई भी 2/2 मैट्रिक्स है अगर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, W X Y Z, कोई भी 4 नंबर, दिस विल बी अ 2/2 मैट्रिक्स, राइट। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है तो इसका ट्रेस क्या हो जाएगा? W plus Z विल बी द ट्रेस, और डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? WZ minus XY. एवरीबडी अग्रीज विद दिस? अगर मेरे पास कोई 2/2 मैट्रिक्स है तो ट्रेस विल बी W plus Z, ये दो एलिमेंट, एंड डिटरमिनेंट विल बी दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। अब हमको क्या बोला है? वी हैव अ रियल एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैं ऐसे ले सकता हूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर मुझे बनाना है तो ये दो एलिमेंट सेम होने चाहिए ना, तभी तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो वी विल गेट द सेम मैट्रिक्स। एवरीबडी इज गेटिंग दिस? 4 की जगह पे मेरे पास 3 नंबर बन गए क्योंकि ये दोनों तो सेम वैल्यू होनी चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? गुड। तो अब ट्रेस इक्वल्स टू है a प्लस बी विच इज इक्वल टू 14, हमको पता है। नाउ डिटरमिनेंट क्या होगा? ab माइनस एक्स स्क्वायर। डिटरमिनेंट विल बी ab माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। नाउ हियर कम्स द इंटेलिजेंट थिंकिंग। यहां पे क्या सोचना पड़ेगा हमको? हमें क्या बोला है? दिस इज अ रियल मैट्रिक्स, सारे रियल नंबर है, तो x की वैल्यू कोई भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो ab की कुछ वैल्यू होगी, उसमें से कुछ कम ही करेगा। समझ में आ रही बात?
ए और बी के मल्टीप्लीकेशन से हमें जो भी वैल्यू मिली उसमें से कुछ ना कुछ कम करेगा ये एक्स स्क्वायर, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू माइनस भी है तो एक्स स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा. सो माइनस एक्स स्क्वायर विल बी रिमूविंग समथिंग ओनली. समझ में आ रहा है? सो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एक्स नीड्स टू बी 0. ये कंक्लूजन किसको समझ में नहीं आया? समझ में आ रहा है? ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको हाईएस्ट होने के लिए x की 0 के अलावा कोई भी वैल्यू है तो ये मल्टीप्लीकेशन में से कुछ ना कुछ ये निकालने वाला है. राइट? सो मैक्सिमम वैल्यू अगर इसकी चाहिए तो x शुड बी 0. समझ में आ रहा है ये? तो अब मेरा डिटर्मिनेंट क्या हो गया? a into b. Now I can convert it into a single variable, either a or b using this. या तो मैं रख सकता हूं a equals to 14 minus b, या तो मैं रख सकता हूं b equals to 14 minus a. Let us put a equals to 14 minus b. तो मुझे क्या मिल गया? 14b minus b square. ये हो गया मेरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू. नाउ इफ दिस इज मैक्सिमम वैल्यू तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू b हैज टू बी 0. ये हम कैलकुलस में मैक्सिमम मिनिमम में बहुत डिटेल में देखेंगे, बट ये हमको पता है, राइट, कि अगर कोई फंक्शन है d, कैपिटल D इज अ फंक्शन ऑफ b, राइट नाउ, तो इफ दिस नीड्स टू बी हाईएस्ट, हमें यही चाहिए ना, डिटर्मिनेंट शुड बी मैक्सिमम. ओके, सो व्हाट डू वी नीड? दिस, इसका डिफरेंशिएशन शुड बी 0. इसका डिफरेंशिएशन शुड बी 0. देयरफॉर अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 14 minus 2b should be 0. Therefore, b equals to 7. अब b equals to 7 तो a equals to also 7. तो हमारा मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? हमारा मैट्रिक्स होना चाहिए 7 0 0 7. तब जाके इसका डिटर्मिनेंट हाईएस्ट मिलेगा. सो व्हाट विल बी द डिटर्मिनेंट? 49. ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. वंस अगेन हमने क्या किया? सबसे पहले ट्रेस इक्वल्स टू 14, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ax xb, डिटर्मिनेंट विल बी ab माइनस एक्स स्क्वायर. इसकी वैल्यू हाईएस्ट होने के लिए x हैज टू बी 0. ये एल्जेब्रिकली दिख रहा है हमको, तो x इक्वल्स टू 0, तो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ओनली ab. उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट किया यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, और फिर वही वेरिएबल से डिफरेंशिएशन किया ताकि हमें हाईएस्ट वैल्यू के लिए a और b की वैल्यूज मिल जाए. ओके, ऐसे क्वेश्चंस में जब मजा आने लगेगा आपको, तब आप गेट में आगे बढ़ेंगे. ठीक है? राइट नाउ इट इज जस्ट इनिशिएशन, अभी शुरुआत है. आपको लग सकता है कि कैसा क्वेश्चन है, ऐसा तो दिमाग में कैसे आएगा, बट आफ्टर अ फ्यू लेक्चर्स आपका भी ये विजन खुलने लगेगा. आप सोचने लगेंगे कि ये कर सकते हैं, ये हो सकता है. ऑलराइट, एवरीबॉडी गॉट दिस? देखो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर करके भी देख सकते हो आप. ये तो पता ही है कि x तो 0 ही होना चाहिए. ट्रेस 14 करने के लिए 8 और 6, 9 और 5 कुछ भी रख के देख लो, धीरे धीरे 49 से कम होती जाएगी वैल्यू. अगर 8 और 6 रखा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 48 मिली, 9 और 5 रखा तो डिटर्मिनेंट मिला 45. ठीक है? तो ऐसे ट्रायल एंड एरर भी हो सकता है, जस्ट टू गेट द आइडिया, बट दिस इज द प्रॉपर मैनर. एडजॉइंट करने की या मल्टीप्लीकेशन करने की जिसकी जो भी वीकनेस है, कम से कम थोड़ा बहुत 15-20 मिनट के लिए उसकी प्रैक्टिस कर लेना. ये बहुत यूजफुल होने वाला है आगे जाके. ठीक है? सो प्लीज डू दिस. ऑलराइट एवरीवन, प्लीज डू दिस. तो आज का जो लेक्चर हुआ उसका सिर्फ थोड़े से प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन होमवर्क करें. इसके बाद आपको पूरा का पूरा असाइनमेंट मिलेगा या मिला होगा, जिसमें सभी ब्रांचेस के प्रीवियस गेट क्वेश्चंस है. तो सिर्फ जैसे मैट्रिक्स की बात कर ले तो करीब 150-200 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको. राइट? तो उसको प्रैक्टिस करें और उसके बाद मॉड्यूल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें. अगर इतना मैंने मैथ्स में कर लिया है, आफ्टर दैट मुझे डाउट्स बताएं. अगर इतना आपने कर लिया है तो आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे. ठीक है? और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके गाइस, सो लेट अस कंक्लूड द सेशन टुडे. आधा घंटा या 1 घंटा देना है इसको घर से, तो प्लीज वो दे देना. डोंट बी लेजी. ऑलराइट, एंड टेक केयर एंड जय हिंद.